नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि इतिहास की सबसे प्रसिद्ध और सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से एक की असली कहानी क्या थी? हम सब ने उसका नाम सुना है, फिल्मों में उसे देखा है और कहानियों में उसके बारे में जाना है। एक ऐसी रानी जिसकी सुंदरता के चर्चे आज भी होते हैं। एक ऐसी मोहनी जिसने दुनिया के दो सबसे ताकतवर इंसानों, जूलियस सीजर और मार्क एंटनी को अपने प्रेम में झुका दिया। वो नाम है क्लियोपेट्रा। लेकिन क्या क्लियोपेट्रा की कहानी सिर्फ सुंदरता और प्रेम की कहानी है, या फिर यह एक बहुत ही बुद्धिमान, एक बहुत ही साहसी और एक बहुत ही क्रूर राजनेता की कहानी है, जिसने एक मरते हुए साम्राज्य को बचाने के लिए अपनी आखिरी सांस तक युद्ध लड़ी? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि क्लियोपेट्रा की सुंदरता उसका सबसे विशाल हथियार थी ही नहीं, उसका असली हथियार था उसका दिमाग, उसकी भाषा पर पकड़ और उसकी राजनीतिक समझ। यह कहानी है मिस्र की आखिरी pharaoh की, एक ऐसी ग्रीक रानी की जिसने अपने लोगों के लिए उनकी भाषा सीखी और उनका दिल जीता। ये कहानी है एक माँ की जो अपने बेटे के भविष्य के लिए दुनिया के सबसे विशाल साम्राज्य से टकरा गई। यह हमें सिखाती है कि कैसे एक महिला पुरुषों की दुनिया में अपनी बुद्धि और अपने आकर्षण को एक घातक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकती है। क्या आप तैयार हैं उस असली क्लियोपेट्रा से मिलने के लिए, जो फिल्मों के पर्दे से कहीं ज्यादा जटिल, कहीं ज्यादा खतरनाक और कहीं ज्यादा प्रेरणादायक थी? तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 1, नील नदी की बेटी, एक सांप के घोंसले में परवरिश। हमारी कहानी की शुरुआत होती है आज से लगभग 2000 साल पहले, मिस्र के शानदार और भव्य शहर एलेक्जेंड्रिया में। यह शहर जिसे सिकंदर महान ने बसाया था, उस समय दुनिया का सबसे मुख्य ज्ञान, संस्कृति और व्यापार का केंद्र था। यहाँ दुनिया भर के लोग रहते थे और इसकी लाइब्रेरी दुनिया की सबसे विशाल लाइब्रेरी थी। इसी चमक दमक वाले शहर के शाही महल में 69 ईसा पूर्व में एक राजकुमारी का जन्म हुआ, क्लियोपेट्रा सप्तम। यह जानना बहुत जरूरी है कि क्लियोपेट्रा, जैसा कि हम अक्सर सोचते हैं, मिस्र की मूल निवासी नहीं थी। वो टोलेमी वंश की थी, जो एक ग्रीक मैसेडोनियन राजवंश था। उनके पूर्वज टोलेमी प्रथम सिकंदर महान के ही एक जनरल थे, जिन्होंने सिकंदर की मृत्यु के बाद मिस्र पर अपना शासन स्थापित कर लिया था। तो क्लियोपेट्रा की रगों में मिस्र का नहीं, बल्कि ग्रीक खून दौड़ता था। लेकिन क्लियोपेट्रा अपने वंश के बाकी सभी शासकों से एक मामले में बिल्कुल अलग थी। उनके वंश ने लगभग 300 सालों तक मिस्र पर राज किया था, लेकिन उनमें से किसी ने भी मिस्र की आम जनता की भाषा, यानी इजिप्शियन भाषा को सीखने की जहमत नहीं उठाई थी। वे सब ग्रीक भाषा में ही बात करते थे और खुद को मिस्र के लोगों से ऊपर समझते थे। लेकिन क्लियोपेट्रा ने इस परंपरा को तोड़ा। वो एक असाधारण रूप से बुद्धिमान और जिज्ञासु युवती थी। कहा जाता है कि उन्हें 9 से भी ज्यादा भाषाएं आती थीं और वे अपने वंश की पहली और एकमात्र शासक थीं जिन्होंने इजिप्शियन भाषा सीखी। इस एक काम ने उन्हें मिस्र की आम जनता के दिलों के बहुत करीब ला दिया। उन्हें लगा कि यह रानी सच में उनकी अपनी रानी है। लेकिन जिस महल में क्लियोपेट्रा बरी हो रही थी, वो किसी सांप के घोंसले से कम नहीं था। टोलेमी वंश अपनी क्रूरता और अपने पारिवारिक षड्यंत्रों के लिए कुख्यात था। यहाँ सत्ता के लिए भाई बहन, पति पत्नी और यहाँ तक कि माता पिता और बच्चे भी एक दूसरे की हत्या करने से नहीं हिचकिचाते थे। सिंहासन पर बने रहने का मतलब था हर समय हर किसी पर, यहाँ तक कि अपने सगे भाई बहनों पर भी शक करना। क्लियोपेट्रा ने अपनी आंखों के सामने अपनी बहनों को मरते हुए या निर्वासित होते हुए देखा था। इसी माहौल ने उसे बचपन से ही एक बहुत ही कठोर, एक बहुत ही चतुर और एक बहुत ही निर्दयी राजनेता बना दिया था। उसने बहुत ही कम उम्र में यह सीख लिया था कि अगर जिंदा रहना है और राज करना है, तो उसे किसी पर भी भरोसा नहीं करना है और सत्ता के इस खतरनाक खेल में पुरुषों से भी 2 कदम आगे रहना होगा। जब क्लियोपेट्रा 18 साल की हुई, तो उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनकी वसीयत के अनुसार क्लियोपेट्रा को अपने छोटे 10 साल के भाई टोलेमी 13वें के साथ मिस्र की सहशासक बनाया गया और उस समय की प्रथा के अनुसार उसे अपने उसी छोटे भाई से शादी भी करनी हुई। लेकिन क्लियोपेट्रा किसी की सहशासक या किसी की पत्नी बनकर रहने के लिए पैदा नहीं हुई थी। वो एकमात्र शासक बनना चाहती थी। उन्होंने सिक्कों पर से अपने भाई का नाम हटवा दिया और अकेले ही शासन करने लगी। लेकिन महल के शक्तिशाली दरबारी, जो एक कमजोर बच्चे राजा को अपनी उंगलियों पर नचाना चाहते थे,
उन्हें यह मजबूत और स्वतंत्र रानी पसंद नहीं आई। उन्होंने क्लियोपेट्रा के खिलाफ साजिश रची और उसे महल से, एलेक्जेंड्रिया से और मिस्र से ही बाहर निकाल दिया। क्लियोपेट्रा अब एक निर्वासित रानी थी, जिनकी जान खतरे में थी। कोई भी और साधारण युवती शायद हार मान लेती, लेकिन क्लियोपेट्रा साधारण नहीं थी। उन्होंने हार नहीं मानी। वे सीरिया गईं और वहां उन्होंने अपनी एक किराए की सेना खड़ी करनी शुरू कर दी, ताकि वे लड़कर अपना सिंहासन वापस हासिल कर सकें। मिस्र अब एक गृह युद्ध के कगार पर था। एक तरफ था उसका छोटा भाई और उसके शक्तिशाली संरक्षक, और दूसरी तरफ थी यह अकेली, साहसी और निर्वासित रानी। और तभी नियति ने अपना सबसे महत्वपूर्ण पासा फेंका। दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान, रोम का महान जनरल जूलियस सीजर मिस्र के तट पर आ पहुंचा। अब यह युद्ध सिर्फ भाई बहन की नहीं रह गई थी। ये एक ऐसे खेल की शुरुआत थी जिसमें पूरी दुनिया दांव पर लगने वाली थी। चैप्टर नंबर 2, कालीन में लिपटी किस्मत। जब एक रानी ने फेंका अपना सबसे महत्वपूर्ण पासा, क्लियोपेट्रा अपनी सेना के साथ मिस्र की सीमा पर इंतजार कर रही थी, अपने भाई की सेना से लड़ने के लिए। लेकिन जूलियस सीजर के मिस्र आगमन ने पूरे खेल को बदल दिया। सीजर अपने दुश्मन पोम्पी का पीछा करते हुए एलेक्जेंड्रिया आया था, लेकिन वहां उसे पोम्पी का कटा हुआ सिर भेंट किया गया। सीजर को यह अपमानजनक लगा। उसने फैसला किया कि वो मिस्र में रुकेगा और इस भाई बहन के झगड़े में एक जज की भूमिका निभाएगा। क्लियोपेट्रा तुरंत समझ गई कि यह उनके लिए एक सुनहरा मौका है, शायद आखिरी मौका। अगर वो किसी तरह सीजर को अपनी तरफ करने में कामयाब हो गई, तो सिंहासन फिर से उनका हो सकता है। लेकिन एक बहुत अहम समस्या थी। शहर पर उसके भाई के सैनिकों का कब्जा था, और वो किसी भी हालत में क्लियोपेट्रा को सीजर से मिलने नहीं देते। वो महल से मीलों दूर थी, और उसके और सीजर के बीच एक पूरी दुश्मन सेना खड़ी थी। अब यहां हमें उस क्लियोपेट्रा की झलक मिलती है जो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गई। एक ऐसी महिला जो अपनी बुद्धि और अपनी हिम्मत से किसी भी बाधा को पार कर सकती थी। उसने एक बहुत ही साहसिक, एक बहुत ही नाटकीय और एक बहुत ही जोखिम भरी योजना बनाई। उसने अपने एक वफादार नौकर को बुलाया और उसके साथ एक छोटी सी मछली पकड़ने वाली नाव में बैठकर रात के अंधेरे में दुश्मन के पहरे को धोखा देते हुए एलेक्जेंड्रिया के बंदरगाह तक पहुंची। लेकिन महल में कैसे घुसा जाए? हर दरवाजे पर पहरेदार थे। तब क्लियोपेट्रा ने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। किंवदंती के अनुसार उसने खुद को एक मोटे, शानदार कालीन में लपेटवा लिया। उसके नौकर ने उस कालीन को अपने कंधे पर उठाया, मानो वो सीजर के लिए कोई कीमती तोहफा ले जा रहा हो, और पहरेदारों को धोखा देते हुए सीधे सीसर के निजी कक्ष तक पहुंच गया। कल्पना कीजिए उस दृश्य की। जूलियस सीजर, दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान, अपने कमरे में बैठा है, और उसके सामने एक नौकर एक बड़ा सा कालीन का बंडल रखता है। सीजर शायद सोच रहा होगा कि यह कोई कीमती फारसी कालीन होगा, लेकिन जब वो बंडल खोला गया तो उसमें से कोई निर्जीव वस्तु नहीं, बल्कि मिस्र की 21 साल की खूबसूरत और आत्मविश्वास से भरी हुई रानी क्लियोपेट्रा निकली। यह किसी भी फिल्म के सीन से ज्यादा नाटकीय था। सीजर, जो खुद राजनीति और नाटक का एक बहुत महान प्लेयर था, क्लियोपेट्रा की इस हिम्मत, उसकी इस रचनात्मकता और उसके इस दुस्साहस से तुरंत प्रभावित हो गया। उसने आज तक ऐसी कोई महिला नहीं देखी थी जो सत्ता के लिए इतना महत्वपूर्ण जोखिम उठाने को तैयार हो। उस एक ही पल में क्लियोपेट्रा ने सीजर को यह दिखा दिया था कि वो कोई साधारण मदद की गुहार लगाने वाली राजकुमारी नहीं है, बल्कि वो खुद एक बहुत महान प्लेयर है। उस रात क्लियोपेट्रा ने सीजर के साथ अकेले में बात की, और यहीं पर उसके दूसरे हथियार, यानी उसके दिमाग और उसकी बातों के जादू ने काम किया। वो सिर्फ सुंदर नहीं थी, वो बहुत ही बुद्धिमान और हाजिर जवाब थी। उसे इतिहास और राजनीति की गहरी समझ थी। उसने सीजर को अपनी कहानी सुनाई और उसे यह विश्वास दिलाया कि अगर वो क्लियोपेट्रा का समर्थन करता है तो उसे मिस्र की दौलत और मिस्र का समर्थन मिलेगा, जो उसे रोम में अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए चाहिए। सीजर, जो खुद एक पारखी इंसान था, उसने क्लियोपेट्रा के अंदर की उस आग को, उस महत्वाकांक्षा को पहचान लिया। उसने फैसला कर लिया, वो क्लियोपेट्रा का साथ देगा। यह सिर्फ एक राजनीतिक गठबंधन की शुरुआत नहीं थी, यह इतिहास के सबसे प्रसिद्ध और सबसे शक्तिशाली प्रेम संबंधों में से एक की भी शुरुआत थी। 52 साल का वो अनुभवी रोमन जनरल उस 21 साल की युवा मिस्र की रानी के आकर्षण और बुद्धि के जाल में फंस चुका था। यह कहानी हमें क्या सिखाती है?
ये हमें सिखाती है कि जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो हमें कुछ नया, कुछ अलग सोचना होता है। क्लियोपेट्रा ने पारंपरिक तरीकों से लड़ने की बजाय एक ऐसी चाल चली जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उसने अपनी कमजोरी, यानी एक महिला होने और अकेली होने, को ही अपनी सबसे प्रमुख ताकत बना लिया। यह हमें सिखाता है कि अवसर का इंतजार नहीं करना चाहिए, अवसर बनाना होता है। और जब मौका आए तो उसे पकड़ने के लिए सबसे अधिक जोखिम उठाने से भी नहीं डरना चाहिए। क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में इतना विशाल, इतना साहसिक कालीन वाला जुआ खेला है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। क्लियोपेट्रा ने तो अपना पासा फेंक दिया था, लेकिन क्या यह पासा उसे सिंहासन दिला पाएगा, या फिर यह उसे और भी विशाल खतरे में डाल देगा, क्योंकि उसका भाई और उसके संरक्षक चुप बैठने वाले नहीं थे। चैप्टर नंबर 3, नील नदी में बहता सिंहासन। जब प्यार और राजनीति एक हुए। जब महल में यह खबर पहुंची कि क्लियोपेट्रा न सिर्फ शहर में घुस आई है, बल्कि वो सीजर के साथ है, तो उसके भाई टोलेमी 13वें और उसके सलाहकारों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे समझ गए कि अब खेल बदल चुका है। उन्होंने तुरंत अलेक्जेंड्रिया के लोगों को सीजर और इस विश्वासघाती रानी के खिलाफ भड़का दिया। अलेक्जेंड्रिया की सेना ने उस महल को घेर लिया जिसमें सीजर और क्लियोपेट्रा थे। कई महीनों तक अलेक्जेंड्रिया की सड़कों पर एक भीषण युद्ध चलता रहा, जिसे अलेक्जेंड्रियन वॉर के नाम से जाना जाता है। सीजर, जिसके पास सिर्फ कुछ हजार सैनिक थे, वो शहर में ही फंस गया था। यह उसके जीवन की सबसे कठिन और सबसे खतरनाक युद्धों में से एक थी। एक समय पर तो उसे अपनी जान बचाने के लिए समंदर में कूदना पड़ा था, लेकिन अंततः रोम से और सेना आ गई और सीजर ने टोलेमी की सेना को निर्णायक रूप से हरा दिया। टोलेमी 13वां, वो युवा फेरो, नील नदी में डूबकर मर गया। अब क्लियोपेट्रा के रास्ते का सबसे विशाल कांटा निकल चुका था। सीजर ने उसे मिस्र के सिंहासन पर फिर से स्थापित कर दिया, लेकिन रोमन परंपरा के अनुसार वो एक अकेली महिला को शासक नहीं बना सकता था। इसलिए क्लियोपेट्रा की शादी उसके और भी छोटे भाई टोलेमी 14वें से करवा दी गई और उन दोनों को मिस्र का संयुक्त शासक घोषित कर दिया गया। लेकिन हर कोई जानता था कि असली शक्ति किसके हाथ में है। असली शक्ति क्लियोपेट्रा के हाथ में थी, और क्लियोपेट्रा के पीछे खड़ा था रोम का सबसे शक्तिशाली इंसान, जूलियस सीजर। युद्ध खत्म होने के बाद सीजर कई महीनों तक मिस्र में ही रहा। यह सिर्फ राजनीति नहीं थी, यह प्यार था। सीजर और क्लियोपेट्रा ने एक साथ बहुत समय बिताया। वे नील नदी पर एक शानदार शाही नाव पर एक लंबी यात्रा पर भी गए। इस यात्रा के दौरान सीजर ने मिस्र की प्राचीन और भव्य सभ्यता को बहुत करीब से देखा, और क्लियोपेट्रा ने सीजर के मन में एक नया, एक बहुत ही बड़ा सपना बो दिया। यह सपना था एक ऐसे विशाल एकीकृत साम्राज्य का जो पूरब और पश्चिम को जोड़ दे, जिसकी राजधानी शायद अलेक्जेंड्रिया हो और जिसका शासक हो सीजर और रानी हो क्लियोपेट्रा। यह एक बहुत ही महत्वाकांक्षी सपना था। इसी दौरान क्लियोपेट्रा ने सीजर के बच्चे को जन्म दिया, एक बेटे को। उसका नाम रखा गया टोलेमी सीजर, लेकिन दुनिया उसे सीजेरियन, यानी छोटा सीजर के नाम से जानने लगी। क्लियोपेट्रा के लिए यह बच्चा सिर्फ प्यार की निशानी नहीं था, यह उसका सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक तुरुप का इक्का था। अब उसके पास एक ऐसा बेटा था जिसकी रगों में मिस्र के फेरो और रोम के सबसे महान जनरल दोनों का खून था। यह बच्चा भविष्य में इन दोनों महान साम्राज्यों को एक साथ लाने का एक जीवित प्रतीक हो सकता था। यह क्लियोपेट्रा की दूरदृष्टि को दिखाता है। वो सिर्फ अपने आज के बारे में नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोच रही थी। यह कहानी हमें दिखाती है कि कैसे व्यक्तिगत रिश्ते और राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़ी हो सकती हैं। क्लियोपेट्रा और सीजर के बीच एक गहरा प्रेम था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यह एक ऐसा प्रेम भी था जो दोनों के राजनीतिक हितों को भी पूरा करता था। सीजर को मिस्र की दौलत और उसके संसाधनों की जरूरत थी ताकि वो रोम में अपने दुश्मनों को हरा सके, और क्लियोपेट्रा को सीजर की सैन्य शक्ति की जरूरत थी ताकि वो अपने सिंहासन को सुरक्षित रख सके और अपने वंश को आगे ले जा सके। यह हमें सिखाता है कि दुनिया में रिश्ते हमेशा सिर्फ काले और सफेद नहीं होते, उनमें अक्सर कई परतें, कई मकसद छिपे होते हैं। सीजर अंततः रोम वापस लौट गया, अपनी अधूरी युद्धों को पूरा करने के लिए, लेकिन क्लियोपेट्रा का प्रभाव उसके साथ गया। कुछ समय बाद क्लियोपेट्रा भी अपने बेटे सीजेरियन के साथ रोम पहुंची, लेकिन रोम की जनता, जो एक रानी के सामने झुकने की आदी नहीं थी, वो इस विदेशी, शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी महिला को कैसे स्वीकार करेगी?
क्या क्लियोपेट्रा रोम की रानी बन पाएगी, या फिर रोम की राजनीति का जहरीला खेल उसके इस विशाल सपने को चकनाचूर कर देगा। चैप्टर नंबर 4। जब रोम में आई एक मिस्र की रानी, एक सपने का टूटना। जब क्लियोपेट्रा अपने छोटे बेटे सीजेरियन के साथ रोम पहुंची, तो यह एक बहुत बड़ी घटना थी। वो वहां एक हारी हुई रानी की तरह नहीं, बल्कि एक विजयी सहयोगी की तरह आई थी। सीजर, जो अब रोम का निर्विवाद शासक बन चुका था, ने उसके और उसके पूरे दल के रहने के लिए शहर के बाहर अपनी एक शानदार विला में व्यवस्था की। क्लियोपेट्रा का रोम आना सिर्फ एक प्रेम कहानी का अगला अध्याय नहीं था। यह एक बहुत ही सोचा समझा राजनीतिक कदम था। वो रोम के लोगों को, और खासकर रोम की सीनेट को, यह दिखाना चाहती थी कि वो कौन है और उसका बेटा किसका वारिस है। वो अपने बेटे सीजेरियन को जूलियस सीजर के एकमात्र जैविक पुत्र के रूप में स्थापित करना चाहती थी। लेकिन रोम अलेक्जेंड्रिया नहीं था। रोम एक गणतंत्र था, कम से कम नाम के लिए, जहां राजा या रानी जैसे शब्दों से नफरत की जाती थी। रोमन समाज बहुत ही रूढ़िवादी और पितृसत्तात्मक था, जहां महिलाओं की जगह घर में मानी जाती थी। ऐसे में एक विदेशी, एक पूर्वी और एक इतनी शक्तिशाली और स्वतंत्र महिला का रोम में आना एक बहुत बड़े स्कैंडल, एक बहुत बड़े विवाद का कारण बन गया। रोम के लोग क्लियोपेट्रा को शक और नफरत की नजर से देखते थे। उन्हें लगता था कि यह एक खतरनाक जादूगरनी है, जिसने उनके महान नायक सीजर को अपने जाल में फंसा लिया है। उन्हें डर था कि क्लियोपेट्रा के प्रभाव में आकर सीजर रोम के गणतंत्र को खत्म कर देगा और खुद को एक राजा घोषित कर देगा, जैसा कि पूरब के देशों में होता था। क्लियोपेट्रा के व्यवहार ने भी इन डरों को कम करने में कोई मदद नहीं की। वो एक रानी की तरह रहती थी। वो अपने महल में एक देवी की तरह लोगों से मिलती थी। उसने अपनी एक मूर्ति भी बनवाई, जिसमें उसे प्रेम की देवी वीनस के रूप में दिखाया गया था, और सीजर ने उस मूर्ति को वीनस के मंदिर में रखवा दिया। यह सब रोम के पुराने विचारों वाले सीनेटरों के लिए असहनीय था। उन्हें यह अपनी परंपराओं और अपने धर्म का अपमान लगता था। क्लियोपेट्रा की उपस्थिति ने सीजर के दुश्मनों को एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार दे दिया था। वे अब लोगों के कानों में यह भर सकते थे, देखो, सीजर हमें एक विदेशी रानी का गुलाम बनाना चाहता है। वो रोम को एक और मिस्र बनाना चाहता है। इन सब विवादों के बावजूद सीजर क्लियोपेट्रा और अपने बेटे के प्रति समर्पित रहा। वो सार्वजनिक रूप से सीजेरियन को अपना बेटा मानता था, लेकिन वो यह भी जानता था कि रोम अब भी एक बच्चे, और वो भी एक विदेशी मां से पैदा हुए बच्चे, को अपना उत्तराधिकारी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। उसका अपना कोई और कानूनी बेटा भी नहीं था। इसीलिए उसने अपनी वसीयत में अपने पोते भांजे, एक युवा लड़के ऑक्टेवियन को गोद लेकर अपना मुख्य उत्तराधिकारी बनाया। यह क्लियोपेट्रा के लिए एक झटका रहा होगा, लेकिन शायद वो यह उम्मीद कर रही थी कि समय के साथ वो सीजर को अपना मन बदलने के लिए मना लेगी। उसका सपना अब भी जिंदा था, एक ऐसा साम्राज्य जो रोम से लेकर मिस्र तक फैला हो और जिस पर उसका बेटा राज करे। वो अपने इस सपने के सच होने का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो यह नहीं जानती थी कि उसका यह सपना और उसका यह प्यार एक बहुत ही भयानक और खूनी अंत की ओर जा रहा है। और फिर वो दिन आया, 15 मार्च 44 ईसा पूर्व, जिसे आइड्स ऑफ मार्च के नाम से जाना जाता है। उस दिन रोम के सीनेट हॉल में गणतंत्र को बचाने के नाम पर कुछ सीनेटरों ने मिलकर जूलियस सीजर की हत्या कर दी। इस एक घटना ने क्लियोपेट्रा की पूरी दुनिया को, उसके सारे सपनों को एक ही पल में चकनाचूर कर दिया। उसका सबसे मुख्य सहारा, उसका सबसे प्रमुख रक्षक अब मर चुका था। वो और उसका बेटा अब रोम में अकेले और असुरक्षित थे। सीजर के हत्यारे अब भी शहर में खुले घूम रहे थे। क्लियोपेट्रा जानती थी कि रोम अब उसके लिए सुरक्षित नहीं है। उसे अपनी और अपने बेटे की जान बचाने के लिए चुपचाप रात के अंधेरे में रोम से भागना पड़ा। वो एक हारी हुई, टूटे हुए दिल वाली रानी के रूप में मिस्र वापस लौट गई। उसका एक सपना मर चुका था, लेकिन क्लियोपेट्रा हार मानने वालों में से नहीं थी। वो इंतजार करना जानती थी। रोम अब एक और गृह युद्ध की आग में जलने वाला था, और क्लियोपेट्रा जानती थी कि इस आग की राख से जो भी नया विजेता उभरेगा, उसे एक चीज की जरूरत जरूर होगी, और वो थी मिस्र की दौलत। और उस दौलत की चाबी सिर्फ एक ही इंसान के हाथ में थी, क्लियोपेट्रा। चैप्टर नंबर 5। पूरब का नया बादशाह। जब एंटनी क्लियोपेट्रा के जाल में फंसा, जूलियस सीजर की हत्या ने रोम को एक बार फिर से अराजकता और गृह युद्ध की आग में झोंक दिया।
इस युद्ध के मुख्य प्लेयर थे एक तरफ सीजर के हत्यारे ब्रूट्स और कैसियस, और दूसरी तरफ सीजर के वफादार उसका सबसे भरोसेमंद जनरल मार्क एंटनी और उसका गोद लिया हुआ बेटा और उत्तराधिकारी ऑक्टेवियन। क्लियोपेट्रा ने इस दौरान बहुत ही समझदारी से खुद को इस युद्ध से दूर रखा और मिस्र से सब कुछ देखती रही। उसने अपनी ताकत को फिर से संगठित किया और सही मौके का इंतजार करने लगी। अंततः एंटनी और ऑक्टेवियन ने मिलकर सीजर के हत्यारों को हरा दिया और रोमन साम्राज्य को आपस में बांट लिया। ऑक्टेवियन को मिला पश्चिम और मार्क एंटनी को मिला पूरब, जिसमें मिस्र भी शामिल था। मार्क एंटनी एक बहुत ही दिलचस्प किरदार था। वो एक शानदार और बहादुर सैनिक था जिसे उसके सैनिक बहुत प्यार करते थे। लेकिन वो ऐशो आराम, शराब और खूबसूरत महिलाओं का भी बहुत शौकीन था। वो सीजर की तरह एक ठंडा और गणनात्मक दिमाग वाला इंसान नहीं था। वो अपनी भावनाओं में बह जाने वाला इंसान था। जब एंटनी पूरब का शासक बना तो उसे अपने सैन्य अभियानों के लिए, खासकर फारस के खिलाफ एक विशाल युद्ध के लिए, बहुत सारे पैसे की जरूरत थी। और वो जानता था कि पैसे का सबसे मुख्य स्रोत कहाँ है, मिस्र में। 41 ईसा पूर्व में एंटनी ने क्लियोपेट्रा को टारसस, यानी आज के तुर्की शहर में तलब किया ताकि वो उससे उसकी वफादारी के बारे में सवाल जवाब कर सके और उससे पैसे की मांग कर सके। अब क्लियोपेट्रा एक बार फिर उसी स्थिति में थी जैसी वो सीजर के समय में थी। उसे एक और शक्तिशाली रोमन को अपनी तरफ करना था, लेकिन इस बार वो कोई डरी हुई निर्वासित रानी नहीं थी। वो मिस्र की निर्विवाद शासक थी और उसने फैसला किया कि वो एंटनी के पास एक फरियादी की तरह नहीं, बल्कि एक देवी की तरह जाएगी। उसने जो किया वो इतिहास के सबसे नाटकीय और सबसे भव्य प्रवेशों में से एक है। जब एंटनी शहर में क्लियोपेट्रा का इंतजार कर रहा था, तो क्लियोपेट्रा सिडन्स नदी पर एक ऐसी अविश्वसनीय नाव पर सवार होकर आई जिसे देखकर लोगों की आंखें खुली की खुली रह गईं। उस नाव का पिछला हिस्सा सोने का था, उसके पाल बैंगनी रंग के थे और उसकी पतवारें चांदी की थीं। नाव के ऊपर क्लियोपेट्रा खुद प्रेम की देवी वीनस के वेश में एक सोने के छत्र के नीचे लेटी हुई थी। उसके चारों ओर छोटे छोटे बच्चे पंख लगाकर कामदेव के रूप में उसे पंखा झल रहे थे और उसकी दासियां खूबसूरत परियों के वेश में नाव चला रही थीं। नाव से इत्र और मसालों की ऐसी मनमोहक खुशबू आ रही थी जो पूरे शहर में फैल गई थी। जब एंटनी ने यह सुना तो उसने क्लियोपेट्रा को अपने पास रात के खाने पर बुलाया, लेकिन क्लियोपेट्रा ने उसे ही अपनी नाव पर आने का निमंत्रण भेज दिया। और उस रात उस जादुई नाव पर मोमबत्तियों की रोशनी और संगीत के बीच क्लियोपेट्रा ने एंटनी के लिए एक ऐसी शानदार दावत का आयोजन किया जैसी उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। मार्क एंटनी, जो खुद भव्यता का शौकीन था, क्लियोपेट्रा की इस शान शौकत, उसकी इस बुद्धिमत्ता और उसके इस आत्मविश्वास से पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गया। वो उस एक ही शाम में उसके प्यार में पड़ गया। वो जिस रानी से सवाल जवाब करने आया था, अब वो खुद उसके सवालों के जवाब देने को तैयार था। वो क्लियोपेट्रा के साथ अलेक्जेंड्रिया चला गया और वहां उसने कई महीने ऐशो आराम और क्लियोपेट्रा के साथ रोमांस में बिताए। वो अपनी पत्नी और अपनी जिम्मेदारियों सबको रोम में भूल गया था। ये क्लियोपेट्रा की एक और बहुत विशाल जीत थी। उसने एक बार फिर दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसानों में से एक को अपनी उंगलियों पर नचाना शुरू कर दिया था। यह सिर्फ प्यार नहीं था, यह एक बहुत ही सोची समझी राजनीतिक साझेदारी भी थी। क्लियोपेट्रा को एंटनी की रोमन सेनाओं की जरूरत थी ताकि वो अपने सिंहासन को सुरक्षित रख सके और अपने दुश्मनों को दूर रख सके। और एंटनी को क्लियोपेट्रा की मिस्र की बेशुमार दौलत की जरूरत थी ताकि वो अपने सैन्य अभियान चला सके। वे दोनों मिलकर पूरब के नए बादशाह और रानी बन गए थे। उनके 3 बच्चे भी हुए। ऐसा लग रहा था कि क्लियोपेट्रा ने अपना वो पुराना सपना, जो सीजर की मौत के साथ टूट गया था, उसे फिर से एक नया रूप दे दिया है। वो और एंटनी मिलकर एक नए पूर्वी साम्राज्य का निर्माण कर रहे थे। लेकिन वे यह भूल गए थे कि रोम में एक बहुत ही ठंडा, बहुत ही चतुर और बहुत ही धैर्यवान दुश्मन, ऑक्टेवियन, उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं और वो सही मौके का इंतजार कर रहा है। एंटनी और क्लियोपेट्रा का यह प्यार, यह ऐशो आराम, ऑक्टेवियन को वो सबसे विशाल हथियार देने वाला था जिसकी उसे जरूरत थी। चैप्टर नंबर 6, जब प्यार ने अंधा कर दिया। पूरब और पश्चिम की अंतिम युद्ध। एंटनी और क्लियोपेट्रा का रिश्ता गहरा होता गया और वे दोनों मिलकर पूरब में एक नए शक्ति केंद्र का निर्माण करने लगे।
एंटनी ने क्लियोपेट्रा की मदद से कई सफल सैन्य अभियान किए, लेकिन उनका प्यार और उनकी महत्वाकांक्षा उन्हें एक ऐसी राजनीतिक गलती करने पर मजबूर करने वाली थी जो अंततः उनके पतन का कारण बनी। 34 ईसा पूर्व में एंटनी ने एलेक्जेंड्रिया में एक बहुत ही भव्य सार्वजनिक समारोह का आयोजन किया, जिसे डोनेशंस ऑफ एलेक्जेंड्रिया के नाम से जाना जाता है। इस समारोह में एंटनी और क्लियोपेट्रा सोने के सिंहासनों पर देवी देवताओं की तरह सज धज कर बैठे। वहां एंटनी ने कुछ बहुत ही चौंकाने वाली घोषणाएं की। सबसे पहले उसने क्लियोपेट्रा को राजाओं की रानी और मिस्र तथा साइप्रस की रानी घोषित किया। फिर उसने जूलियस सीजर और क्लियोपेट्रा के बेटे सीजेरियन को राजाओं का राजा और सीजर का असली कानूनी बेटा और उत्तराधिकारी घोषित किया। यह ऑक्टेवियन पर एक सीधा हमला था, क्योंकि ऑक्टेवियन की पूरी शक्ति इसी दावे पर टिकी थी कि वो सीजर का गोद लिया हुआ बेटा और एकमात्र उत्तराधिकारी है। इसके बाद एंटनी ने अपने और क्लियोपेट्रा के तीनों बच्चों के बीच रोमन साम्राज्य के पूर्वी प्रांतों को जागीर की तरह बांट दिया। एक तरह से वो एक नए पूर्वी साम्राज्य की घोषणा कर रहा था, जिसका केंद्र रोम नहीं बल्कि एलेक्जेंड्रिया होगा और जिसकी शासक होगी क्लियोपेट्रा और उसके बच्चे। यह एंटनी के लिए एक आत्मघाती राजनीतिक कदम था। जब इन घोषणाओं की खबर रोम पहुंची, तो ऑक्टेवियन को वही मौका मिल गया जिसका वो सालों से इंतजार कर रहा था। वो एक बहुत ही चतुर प्रचारक था। उसने एंटनी के इन कामों को रोम की जनता के सामने एक बहुत ही खतरनाक और देशद्रोही कार्य के रूप में प्रस्तुत किया। उसने एक बहुत ही शक्तिशाली प्रोपेगेंडा अभियान चलाया। उसने लोगों से कहा, देखो, हमारा महान जनरल मार्क एंटनी एक विदेशी, एक मिस्र की जादूगरनी रानी के प्यार में अंधा हो चुका है। उसने अपनी रोमन पहचान को भुला दिया है। वो रोम के महान प्रांतों को एक विदेशी औरत और उसके नाजायज बच्चों को तोहफे में दे रहा है। उसका अगला कदम रोम पर हमला करना और हमें इस विदेशी रानी का गुलाम बनाना है। ऑक्टेवियन ने एंटनी को एक कमजोर, अपनी वासनाओं के गुलाम व्यक्ति के रूप में चित्रित किया, जिसे क्लियोपेट्रा अपनी उंगलियों पर नचा रही थी। और उसने क्लियोपेट्रा को एक दुष्ट, सत्ता की भूखी और बहुत ही खतरनाक महिला के रूप में पेश किया, जो रोम को नष्ट करना चाहती है। यह एक बहुत ही प्रभावी प्रचार था। रोम के लोगों में, जो पहले से ही क्लियोपेट्रा को शक की नजर से देखते थे, अब उसके लिए नफरत पैदा हो गई। ऑक्टेवियन ने बहुत ही चालाकी से एंटनी की वसीयत को हासिल कर लिया और उसे सीनेट में पढ़कर सुनाया, जिसमें एंटनी ने यह इच्छा जताई थी कि उसे रोम में नहीं बल्कि क्लियोपेट्रा के बगल में एलेक्जेंड्रिया में दफनाया जाए। यह आखिरी सबूत था। रोम की जनता को यह यकीन हो गया कि एंटनी अब रोमन नहीं रहा। ऑक्टेवियन ने सीनेट को एंटनी के खिलाफ नहीं बल्कि क्लियोपेट्रा के खिलाफ युद्ध की घोषणा करने के लिए मना लिया। यह एक और बहुत ही चतुर चाल थी। अब यह रोम के दो जनरलों के बीच का गृहयुद्ध नहीं था। अब यह रोम और एक विदेशी दुश्मन के बीच का एक पवित्र युद्ध था। यह कहानी हमें सिखाती है कि राजनीति में धारणा और प्रचार कितने शक्तिशाली हथियार हो सकते हैं। ऑक्टेवियन ने युद्ध के मैदान में जाने से पहले ही लोगों के दिलो दिमाग में इस युद्ध को जीत लिया था। उसने कहानी का रुख ही घुमा दिया था। यह हमें यह भी दिखाता है कि कैसे प्यार और भावनाएं, जब वे तर्क और राजनीतिक समझ पर हावी हो जाती हैं, तो वे हमें बहुत बड़ी गलतियां करने पर मजबूर कर सकती हैं। एंटनी और क्लियोपेट्रा अपने प्यार और अपने सपनों की दुनिया में इतने खो गए थे कि वे यह देख ही नहीं पाए कि उनका दुश्मन उनके खिलाफ कितना खतरनाक जाल बुन रहा है। अब शब्दों का युद्ध खत्म हो चुका था। अब तलवारों और जहाजों का युद्ध शुरू होने वाला था। पूरब और पश्चिम की दो सबसे विशाल ताकतें, ऑक्टेवियन और एंटनी क्लियोपेट्रा की संयुक्त सेनाएं, अब इतिहास के सबसे विशाल नौसैनिक युद्धों में से एक में टकराने वाली थीं। इस टकराव का नतीजा क्या होगा? क्या प्यार और दौलत की ताकत रोम की अनुशासित सैन्य शक्ति का मुकाबला कर पाएगी? चैप्टर नंबर 7, जब समंदर लाल हो गया। एक्टियम की अंतिम युद्ध। अब मंच तैयार था उस अंतिम महाविनाशक टकराव के लिए, जो यह तय करने वाला था कि रोमन दुनिया पर कौन राज करेगा। ऑक्टेवियन, पश्चिम का स्वामी, और मार्क एंटनी, पूरब का बादशाह, अपनी अपनी विशाल सेनाओं और नौसेनाओं के साथ 31 ईसा पूर्व में ग्रीस के पश्चिमी तट पर एक्टियम की खाड़ी में आमने सामने आए। ये सिर्फ दो सेनापतियों की युद्ध नहीं थी। ये दो दुनियाओं,
दो संस्कृतियों और दो अलग अलग तरह की सत्ताओं की टक्कर थी। एक तरफ था ऑक्टेवियन, जो रोमन गणतंत्र के मूल्यों और अनुशासन का प्रतीक था। दूसरी तरफ थे एंटनी और क्लियोपेट्रा, जो पूर्वी राजतंत्र की शान शौकत, व्यक्तिगत करिश्मे और बेशुमार दौलत का प्रतीक थे। एंटनी और क्लियोपेट्रा की नौसेना संख्या में कुछ विशाल थी और उनके जहाज भी बहुत विशाल और मजबूत थे, लेकिन वे बहुत भारी और धीमे थे। ऑक्टेवियन की नौसेना, जिसका नेतृत्व उसके बहुत ही प्रतिभाशाली एडमिरल अग्रिप्पा कर रहे थे, कि जहाज छोटे, हल्के और बहुत ज्यादा फुर्तीले थे। अग्रिप्पा ने अपनी फुर्तीली नौसेना से एंटनी के भारी जहाजों को घेर लिया था और उन्हें समुद्र में ही फंसा दिया था। कई हफ्तों तक एंटनी की सेना और नौसेना उस खाड़ी में फंसी रही और उनमें बीमारियां और रसद की कमी फैलने लगी। अंततः एंटनी और क्लियोपेट्रा ने फैसला किया कि उन्हें इस घेराबंदी को तोड़कर बाहर निकलना होगा। 2 सितंबर 31 ईसा पूर्व को वो ऐतिहासिक युद्ध शुरू हुई। एंटनी के विशाल जहाज ऑक्टेवियन के छोटे जहाजों से लड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो उन्हें पकड़ ही नहीं पा रहे थे। ऑक्टेवियन के जहाज झुंड में हमला करते, एंटनी के किसी एक जहाज को आग लगाते और फिर तेजी से पीछे हट जाते। यह एक बहुत ही धीमी, थका देने वाली और खूनी युद्ध थी। युद्ध कई घंटों तक बिना किसी निर्णायक परिणाम के चलती रही। और फिर युद्ध के बीच में कुछ ऐसा हुआ जो आज तक इतिहासकारों के लिए एक पहेली बना हुआ है। क्लियोपेट्रा, जो अपनी एक अलग 60 जहाजों की टुकड़ी के साथ युद्ध की मुख्य लाइन के पीछे इंतजार कर रही थी, उसने अचानक अपनी नावों को दक्षिण की ओर, खुले समुद्र की ओर ले जाने का आदेश दिया। उसने युद्ध के मैदान को छोड़ दिया। यह देखकर मार्क एंटनी, जिसने शायद यह सोचा कि क्लियोपेट्रा पीछे हट रही है और वो उसे खो देगा, ने एक अविश्वसनीय और आत्मघाती फैसला लिया। उसने अपने प्रमुख जहाज को, अपनी पूरी नौसेना को और अपनी विशाल सेना को, जो किनारे पर खड़ी यह सब देख रही थी, सबको छोड़कर एक छोटी तेज नाव में बैठकर क्लियोपेट्रा के पीछे हो लिया। एक सेनापति, जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने में बिताई थी, उसने युद्ध के सबसे महत्वपूर्ण क्षण में अपनी पूरी सेना को धोखा दे दिया था, सिर्फ एक औरत के पीछे जाने के लिए। जब एंटनी की सेना और नौसेना ने देखा कि उनके दोनों लीडर, एंटनी और क्लियोपेट्रा, उन्हें छोड़कर भाग गए हैं, तो उनका मनोबल पूरी तरह से टूट गया। जो कुछ बहुत प्रतिरोध बचा था, वो भी खत्म हो गया। उनकी पूरी नौसेना ने और फिर उनकी पूरी सेना ने ऑक्टेवियन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। एक्टियम की युद्ध खत्म हो चुकी थी। ऑक्टेवियन अब रोमन दुनिया का निर्विवाद स्वामी था। यह सिर्फ एक सैन्य हार नहीं थी, यह एक मनोवैज्ञानिक हार थी। एंटनी और क्लियोपेट्रा का प्यार, जो उनकी सबसे विशाल ताकत थी, वही उनकी सबसे विशाल कमजोरी भी साबित हुआ। यह घटना हमें क्या सिखाती है? यह हमें नेतृत्व की जिम्मेदारी के बारे में एक बहुत ही कठोर पाठ सिखाती है। एक लीडर के रूप में आप सिर्फ अपने लिए जिम्मेदार नहीं होते, आप उन हजारों लोगों के लिए भी जिम्मेदार होते हैं जो आप पर भरोसा करते हैं। एंटनी ने अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को अपने कर्तव्य से ऊपर रखा और इसका परिणाम था एक पूरी सेना का विनाश। यह हमें यह भी दिखाता है कि कैसे घबराहट में लिया गया एक गलत फैसला आपकी पूरी जिंदगी की मेहनत पर पानी फेर सकता है। क्लियोपेट्रा क्यों भागी? क्या वो डर गई थी, या यह उनकी कोई सोची समझी योजना थी कि वे और एंटनी भागकर मिस्र में एक नई सेना खड़ी करेंगे? हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे। लेकिन जो भी हो, उनका भागना उनके अंत की शुरुआत थी। ऑक्टेवियन अब अपनी पूरी ताकत के साथ मिस्र की ओर जा रहा था। अब कोई और सेना नहीं थी जो उसका रास्ता रोक सके। एंटनी और क्लियोपेट्रा अब एक घिरे हुए किले में अपने प्यार और अपनी निराशा के साथ अकेले थे। उनकी इस प्रेम कहानी का अंतिम अध्याय अब लिखा जाने वाला था, और वो स्याही से नहीं, बल्कि खून और आंसुओं से लिखा जाएगा। चैप्टर नंबर 8, जब मोहब्बत ने जान ले ली। एंटनी और क्लियोपेट्रा का अंत। एक्टियम की विनाशकारी हार के बाद एंटनी और क्लियोपेट्रा टूटे हुए दिल और बिखरे हुए सपनों के साथ एलेक्जेंड्रिया वापस लौटे। वे जानते थे कि अब अंत निकट है। ऑक्टेवियन अपनी अजेय सेनाओं के साथ मिस्र की ओर जा रहा था और उन्हें बचाने वाला अब कोई नहीं था। उन दोनों ने अपने आखिरी कुछ महीने एक अजीब, उन्मादी और निराशाजनक ऐशो आराम में बिताए। उन्होंने एक क्लब बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा
अतुलनीय जीवन जीने वाले, मानो वे अपनी आने वाली मौत का ही जश्न मना रहे हों। लेकिन इस दिखावे की खुशी के पीछे एक गहरा दुख और पछतावा था। एंटनी, जो कभी रोम का सबसे बहादुर शेर माना जाता था, अब ज्यादातर समय अकेला और उदास रहता था, शराब में डूबा हुआ। उसे इस बात का गहरा दुख था कि उसने अपने सैनिकों को, अपनी इज्जत को, सब कुछ खो दिया था। अगले साल 30 ईसा पूर्व की गर्मियों में ऑक्टेवियन की सेनाएं एलेक्जेंड्रिया के फाटकों पर पहुंच गईं। एंटनी ने अपनी बची खुची सेना के साथ एक आखिरी हताश युद्ध लड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी अपनी ही सेना ने उसे धोखा दे दिया और ऑक्टेवियन की तरफ हो गई। अब एंटनी के लिए सब कुछ खत्म हो चुका था। वो पूरी तरह से टूट गया था। इसी समय उसके पास यह झूठी खबर पहुंची कि क्लियोपेट्रा ने आत्महत्या कर ली है। यह सुनकर एंटनी की जीने की आखिरी इच्छा भी खत्म हो गई। उसने अपने एक वफादार नौकर से उसे अपनी तलवार से मारने को कहा। जब नौकर ने इनकार कर दिया तो एंटनी ने खुद को अपनी ही तलवार पर गिरा लिया। लेकिन घाव घातक नहीं था, वो तड़प रहा था और अपनी अंतिम सांसों में उसने यह इच्छा जताई कि वो क्लियोपेट्रा के पास मरना चाहता है। असल में क्लियोपेट्रा मरी नहीं थी। उसने अपनी 2 वफादार दासियों के साथ खुद को अपने ही मकबरे, एक विशाल किले जैसी इमारत में बंद कर लिया था। जब उसने सुना कि एंटनी मर रहा है और वो उसे देखना चाहता है, तो उसने उसे ऊपर मकबरे की खिड़की से खींचने का इंतजाम किया, क्योंकि वो दरवाजा खोलने से डरती थी। वो दृश्य कितना दर्दनाक रहा होगा। क्लियोपेट्रा और उसकी दासियां खून से लथपथ मरते हुए एंटनी को रस्सियों से ऊपर खींच रही हैं। एंटनी ने क्लियोपेट्रा की बाहों में अपना दम तोड़ा। रोम का वो महान जनरल, जिसने आधी दुनिया पर राज किया था, एक विदेशी रानी की गोद में एक पराजित और टूटा हुआ इंसान बनकर मरा। एंटनी की मौत के बाद क्लियोपेट्रा का मकबरा ऑक्टेवियन के सैनिकों से घिर गया था। उन्होंने उसे धोखा देकर पकड़ लिया। ऑक्टेवियन क्लियोपेट्रा से मिला। यह इतिहास के 2 सबसे चतुर दिमागों की अंतिम टक्कर थी। क्लियोपेट्रा, जो अब 39 साल की थी और दुख और निराशा से टूट चुकी थी, ने एक आखिरी बार अपने आकर्षण और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने की कोशिश की। उसने ऑक्टेवियन को रिझाने की कोशिश की, उसे यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि वो उसके साथ सहयोग करेगी। लेकिन ऑक्टेवियन सीजर या एंटनी नहीं था। वो एक बहुत ही ठंडा, बहुत ही भावहीन और बहुत ही क्रूर इंसान था। वो क्लियोपेट्रा के किसी भी झांसे में नहीं आया। उसका इरादा बहुत साफ था। वो क्लियोपेट्रा को जिंदा रखना चाहता था, ताकि वो उसे सोने की जंजीरों में बांधकर रोम की सड़कों पर अपनी जीत के जुलूस में एक ट्रॉफी की तरह घुमा सके और पूरी दुनिया को दिखा सके कि उसने मिस्र की उस घमंडी रानी को कैसे अपने पैरों पर झुका दिया है। क्लियोपेट्रा के लिए यह मौत से भी बदतर था। वो, जो एक देवी के रूप में जी थी, जो रानियों की रानी कहलाती थी, वो किसी के मनोरंजन का सामान बनकर अपमान का जीवन नहीं जी सकती थी। उसने फैसला कर लिया कि वो अपनी किस्मत का फैसला खुद करेगी। उसने ऑक्टेवियन से एंटनी का अंतिम संस्कार करने की अनुमति मांगी, जो उसे दे दी गई। और फिर उसने अपनी सबसे अच्छी पोशाक पहनी, अपना शाही श्रृंगार किया और एक शानदार अंतिम भोजन का आदेश दिया। और उसी दौरान उसने गुप्त रूप से कुछ ऐसा मंगवाया जिसने उसे हमेशा के लिए अमर बना दिया। वो क्या था? चैप्टर नंबर 9, एक सांप का चुंबन, एक रानी की अंतिम विजय। ऑक्टेवियन ने क्लियोपेट्रा को उसके मकबरे में कड़ी निगरानी में रखा था। वो जानता था कि वो आत्महत्या करने की कोशिश कर सकती है और वो उसे किसी भी हालत में अपनी सबसे बड़ी ट्रॉफी खोना नहीं चाहता था। लेकिन वो क्लियोपेट्रा की सरलता और उसके अटूट संकल्प को कम आंक रहा था। क्लियोपेट्रा ने अपनी हार को स्वीकार कर लिया था, लेकिन वो अपने अंत की कहानी खुद लिखना चाहती थी। वो ऑक्टेवियन को यह संतुष्टि नहीं देना चाहती थी कि वो उसे अपमानित कर सके। उसकी अंतिम युद्ध अब किसी साम्राज्य के लिए नहीं, बल्कि अपनी गरिमा, अपने सम्मान के लिए थी। उसने अपने आप को एक रानी की तरह तैयार किया। उसने ऑक्टेवियन को एक चिट्ठी भेजी, जिसमें उसने यह अंतिम इच्छा जताई कि उसे एंटनी के बगल में ही दफनाया जाए। ऑक्टेवियन जब तक इस चिट्ठी को देखता और इसका मतलब समझता, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्लियोपेट्रा ने अपनी योजना को अंजाम दे दिया था। सबसे प्रसिद्ध और नाटकीय कहानी जो हमें प्लूटार्क जैसे इतिहासकारों से मिलती है, वो यह है कि क्लियोपेट्रा ने एक किसान के भेष में आए एक व्यक्ति द्वारा अंजीर की एक टोकरी में छिपाकर एक एसिप, यानी एक विषैले सांप, यानी माना जाता है कि वो एक इजिप्शियन कोबरा था,
को अपने कमरे में मंगवाया था। कल्पना कीजिए उस अंतिम दृश्य की। क्लियोपेट्रा अपने पूरे शाही वैभव में सोने के बिस्तर पर लेटी हुई है। उसकी एक दासी इरस उसके पैरों के पास मर रही है और दूसरी दासी चार्मियन अपनी मरती हुई रानी के सिर पर गिरते हुए ताज को ठीक कर रही है। जब ऑक्टेवियन के सैनिक दरवाजा तोड़कर अंदर घुसते हैं तो वे यह देखकर हैरान रह जाते हैं। एक सैनिक चार्मियन से गुस्से में पूछता है, क्या यह एक रानी के लिए सही अंत है? और चार्मियन अपनी आखिरी सांसें लेते हुए जवाब देती है, हाँ, यह बिल्कुल सही है। और एक ऐसी रानी के वंशज के लिए जो इतने सारे राजाओं की रानी थी, यह सबसे उपयुक्त अंत है। क्लियोपेट्रा मर चुकी थी। उसने ऑक्टेवियन को हरा दिया था। वो उसे शारीरिक रूप से तो नहीं हरा सकी, लेकिन उसने उसे मनोवैज्ञानिक रूप से हरा दिया था। उसने अपनी कहानी का अंत अपनी शर्तों पर लिखकर अपनी आजादी को छीन लिया था। क्लियोपेट्रा की मौत के साथ ही कई युगों का एक साथ अंत हो गया। यह टोलेमी वंश का अंत था, जिसने 300 सालों तक मिस्र पर राज किया था। यह मिस्र के फैरो के हजारों साल पुराने युग का भी अंत था। और यह रोमन गणतंत्र के ताबूत में आखिरी कील थी और रोमन साम्राज्य के युग की एक निश्चित शुरुआत थी। ऑक्टेवियन मिस्र को रोम का एक प्रांत बना लेता है और वापस लौटकर सम्राट ऑगस्टस बन जाता है। उसने क्लियोपेट्रा के सबसे विशाल डर को हकीकत में बदल दिया। उसने क्लियोपेट्रा के बेटे सीजेरियन जूलियस सीजर के एकमात्र बेटे को खोजकर मरवा दिया। उसने कहा, एक दुनिया में दो सीजरों के लिए कोई जगह नहीं है। तो अंत में हम क्लियोपेट्रा को कैसे याद रखें? सदियों तक खासकर रोमन और पश्चिमी इतिहासकारों ने उसे ऑक्टेवियन के प्रोपेगेंडा के चश्मे से ही देखा। उन्होंने उसे एक अनैतिक, सत्ता की भूखी और वासना में डूबी हुई एक ऐसी महिला के रूप में चित्रित किया जिसने दो महान रोमन नायकों को बर्बाद कर दिया। उसकी कहानी को एक चेतावनी की तरह सुनाया गया कि जब महिलाएं सत्ता में आती हैं तो क्या होता है। लेकिन क्या यह सच है या फिर सच्चाई कुछ और है, कुछ ज्यादा जटिल और कुछ ज्यादा प्रेरणादायक? चलिए अंतिम चैप्टर में क्लियोपेट्रा की इस जटिल विरासत को समझने की कोशिश करते हैं। चैप्टर नंबर 10, इतिहास की परछाई में क्लियोपेट्रा, नायिका, खलनायिका या कुछ और। अब जब हम क्लियोपेट्रा की इस तूफानी जिंदगी की कहानी के अंत पर पहुंच चुके हैं तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि हम उसे कैसे याद करें। उसकी असली विरासत क्या है? क्या वो एक खलनायिका थी, एक फेम फेटल थी जिसने अपनी सुंदरता के जाल में महान पुरुषों को फंसाकर उन्हें बर्बाद कर दिया? या वो एक नायिका थी, एक देशभक्त रानी थी जिसने अपने देश और अपने लोगों की आजादी के लिए दुनिया की सबसे विशाल ताकत से लड़ने की हिम्मत की? या फिर वो इन दोनों के बीच में कहीं और एक बहुत ही जटिल और वास्तविक इंसान थी? सदियों तक क्लियोपेट्रा की छवि उसके दुश्मनों, खासकर ऑक्टेवियन द्वारा बनाई गई कहानी से ही बनी रही। रोमन इतिहासकारों ने उसे एक विदेशी, एक पूर्वी दूसरी के रूप में चित्रित किया जो रोमन मर्दों के सद्गुणों को भ्रष्ट करने आई थी। यह एक बहुत ही शक्तिशाली और स्थायी छवि थी, क्योंकि यह रोमन पुरुषों के अपने डर और अपनी असुरक्षाओं को दर्शाती थी। शेक्सपियर ने अपने प्रसिद्ध नाटक एंटनी एंड क्लियोपेट्रा में उसे एक बहुत ही आकर्षक लेकिन बहुत ही अस्थिर और नाटकीय चरित्र के रूप में दिखाया, जिसका प्यार एंटनी के पतन का कारण बनता है। और 20वीं सदी में हॉलीवुड की फिल्मों, खासकर एलिजाबेथ टेलर की 1963 की महाकाव्य फिल्म ने उसे एक ऐसी ग्लैमरस, मोहक सुंदरता की देवी के रूप में स्थापित कर दिया जिसकी कहानी सिर्फ उसके प्रेम संबंधों के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन हाल के दशकों में इतिहासकारों और विद्वानों ने इस रोमांटिक और अक्सर स्त्री द्वेषी छवि पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। उन्होंने हमें एक दूसरी क्लियोपेट्रा से मिलवाया है। यह क्लियोपेट्रा एक बहुत ही शिक्षित, एक बहुत ही बुद्धिमान और एक बहुत ही कुशल शासक थी। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उसने लगभग 22 सालों तक एक बहुत ही मुश्किल और अस्थिर राज्य पर सफलतापूर्वक शासन किया। उसने अपने देश को गृह युद्धों से बचाया, उसने अकाल के समय अपनी जनता के लिए अनाज के गोदाम खुलवाए और उसने अपने वंश के किसी भी और शासक से ज्यादा मिस्र की संस्कृति और धर्म को अपनाया। वो सिर्फ एक ग्रीक रानी नहीं थी, वो मिस्र की आखिरी फैरो थी और उसने इस भूमिका को बहुत ही गंभीरता से निभाया। इस नए नजरिए से क्लियोपेट्रा के सीजर और एंटनी के साथ रिश्ते सिर्फ प्रेम कहानियां नहीं थे, बल्कि वे एक छोटी और कमजोर शक्ति द्वारा एक उभरती हुई महाशक्ति के साथ
जीवित रहने के लिए किए गए बहुत ही साहसी और चतुर राजनीतिक गठबंधन थे। क्लियोपेट्रा जानती थी कि वो रोम को सैन्य रूप से नहीं हरा सकती। उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, रोम के अंदर की सत्ता की युद्ध में किसी एक पक्ष को अपना समर्थन देना और यह उम्मीद करना कि वो पक्ष जीतेगा। उसने पहले सीजर पर दांव लगाया और वो जीती। फिर उसने एंटनी पर दांव लगाया और अंत में वो हार गई। लेकिन उसकी यह हार भी उसकी किसी कमजोरी के कारण नहीं, बल्कि ऑक्टेवियन की असाधारण चतुराई और क्रूरता के कारण हुई। वो एक बहुत ही खतरनाक खेल खेल रही थी और अंत में पासा उसके खिलाफ हो गया। क्लियोपेट्रा की असली विरासत शायद ये है कि वो एक ऐसी महिला थी जिसने पुरुषों द्वारा बनाए गए नियमों से पुरुषों की दुनिया में खेलने से इनकार कर दिया। उसने अपनी बुद्धि, अपनी शिक्षा, अपनी बहुभाषिक क्षमता और हाँ, अपने आकर्षण का भी एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। उसने यह साबित कर दिया कि एक महिला भी उतनी ही महत्वाकांक्षी, उतनी ही चतुर और उतनी ही निर्दयी हो सकती है जितना कि कोई भी पुरुष। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि इतिहास अक्सर विजेताओं द्वारा लिखा जाता है और हमें हमेशा आधिकारिक कहानी पर सवाल उठाना चाहिए। क्लियोपेट्रा की कहानी एक नायिका या एक खलनायिका की कहानी नहीं है। ये एक शक्तिशाली, जटिल और अंततः एक दुखद इंसान की कहानी है, जिसने अपनी शर्तों पर जीने और अपनी शर्तों पर मरने की हिम्मत की। और शायद इसीलिए 2000 साल बाद भी वो हमें इतना आकर्षित करती है। और इसी के साथ दोस्तों, हम आज इस अद्भुत यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं। इस प्रेरणादायक जीवनी के आधार पर हमने साथ मिलकर यह जाना कि कैसे एक महिला की बुद्धि, साहस और अटूट संकल्प उसे इतिहास के सबसे शक्तिशाली पुरुषों के बराबर खड़ा कर सकता है, और कैसे हमें अक्सर बताई गई कहानियों के पीछे की सच्चाई को खोजना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक के जरिए हमने जो कुछ भी सीखा है वह सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन का मार्गदर्शन भी करेगा। याद रखिएगा, यह ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, बल्कि आपके भीतर की अपार क्षमता को जगाने की कुंजी है। यह ऑडियो बुक आपको यह सिखाती है कि कैसे मुश्किल परिस्थितियों में भी अवसरों को पहचानें, कैसे अपनी बुद्धि और अपने आकर्षण का सही इस्तेमाल करें, कैसे हार का सामना भी गरिमा के साथ करें और कैसे अपनी कहानी का अंत खुद लिखें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको यह भी सिखाती है कि आप कितने शक्तिशाली हैं और आपके अंदर अपनी दुनिया को अपनी शर्तों पर जीने की कितनी क्षमता छिपी हुई है। अब जब आप इस ऑडियो बुक को सुनना समाप्त कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। इन सिद्धांतों को याद रखें, इन पर विचार करें और इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करें। और हमेशा याद रखें, आपके भीतर असीम शक्ति है और आप जो भी चाहें पा सकते हैं। आपके इस बहुमूल्य समय के लिए और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी और इसने आपको अपने मन की शक्ति और नियंत्रण के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स मिलती रहें। और हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और हमें भविष्य में और भी बेहतर ऑडियो बुक्स बनाने में मदद करेंगे। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। हम जल्द ही एक और नई ऑडियो बुक के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहिए। याद रखें, आपके सपने सच हो सकते हैं।